गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का भूगोल का जो अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी, तो इस अध्याय के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हमने हमारी बदलती पृथ्वी इस अध्याय के 2 वीडियो हमने बनाए। जैसा जो पहला भाग 1, उसमें पृथ्वी के गति के कारण पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन, स्थलमंडलीय प्लेटें और पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण पृथ्वी के सतह आंतर्जनित बल, जिसको एंडोजेनिक फोर्स और बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हमने देखा। जैसा कि ज्वालामुखी भूकंप, उसके परिणाम, भूकंप से हम कैसे तैयारी करें, इसके बारे में हम भाग 1 के अंदर हमने देखा है। अभी हमारे बदलते पृथ्वी उसका भाग 2, उसमें हम पृथ्वी के गति के कारण पृथ्वी के सतह पर बहिर्जनित बल के कारण, अपरदन और निक्षेपण के कारण विभिन्न स्थलाकृतियाँ किस प्रकार बनती हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी आप देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय और अपरदन के कारण पृथ्वी के सतह विघटित होती है। अपक्षय मतलब पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होना। अभी भूदृश्य पर जल मतलब ज़मीन पर जल, हवा या बर्फ, इनके द्वारा क्षय को अपरदन हम कहते हैं। क्षय यानी छोटे छोटे टुकड़े होना, जैसे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उनके होते हैं, और पानी, हवा और हिम नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, या उनके जो टुकड़े जब होते हैं अपक्षय के, और उसके बाद उसको बहाकर या उड़कर वो चले जाते हैं, उसको क्षय बोलते हैं। अभी वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी, बालू, ये उड़कर या बहकर जाती है और वो निक्षेपित या संचयित होती है। अभी इसी तरह का एक भू आकृति जल के कारण, जो जलप्रपात किस तरह बना है, क्यों बनता है, उसके बारे में देखेंगे। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया के सीमा पर स्थित विक्टोरिया का जलप्रपात है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा यह जलप्रपात है, जिसको हम मराठी में धबधबा भी कहते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों को निर्माण करते हैं। जैसा हमने अपरदन को देखा, और जैसा अपरदन कैसा होता है, जैसा शैलों के टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय के बाद उसका अपरदन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उड़कर जाना, बहा कर ले जाना, वो अपरदन, और उसके बाद दूसरे जगह पर उसका संचयन होना, या उसको हम निक्षेपण कहते हैं। तो इनके कारण कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्माण होती है, अभी हम देखेंगे। यह नदी का कार्य किस तरह चलता है। जैसा नदी 3 भागों में, नदी की जैसा कि अपरदन, इसके अलावा परिवहन, और तीसरा निक्षेपण और संचयन, इन तीन भागों में वो कार्य करती है। नदी के जल में दृश्य भूमि का अपरदन होता है, मतलब पानी, नदी के जल में दृश्य भूमि का अपरदन होता है, मतलब जो भूमि दिखती है उसका नदी अपने प्रवाह के साथ या प्रेशर के कारण उस भूमि को तोड़ती है, फोड़ती है, या अपक्षय या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं।
जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल, अब यह कठोर शैल क्या होता है, जो नदी का पानी भी उसको तोड़ नहीं पाता, और खड़े ढाल वाले जो घाटी तैयार होती है। अब ये घाटी क्यों होती है, क्योंकि मृदुल शैल ये नदी अपने प्रवाह के साथ उसको तोड़कर ले जाती है, उसे वो जलप्रपात तैयार होता है। जैसा अभी आप ये आकृति को देखिए जलप्रपात की, ये अब देखिए ये है कठोर शैल। ये कठोर शैल नदी ने जहाँ तक वो मृदु शैल था वहाँ तक उसको तोड़ कर ले गया, लेकिन ये कठोर शैल को नदी, शैल यानी पत्थर को नदी, जो पानी है नदी का, उसको तोड़ नहीं पाया, और इसलिए ये ज़मीन का भाग वैसा ही रहा, और ये नीचे वाले भाग को जो मृदु शैल है उसको तोड़ दिया। अभी ये जो नदी का पानी जो नीचे गिरता है उसी को हम धबधबा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे धबधबे हैं, नदी पर रहते हैं। इसके अलावा नदी के द्वारा बने भू आकृतियाँ। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ये इस तरह नदी जो है मोड़दार मार्ग पर बहती है, और नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसा अभी ये नदी अब बहने लगी है, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, और जो बाद में जो भाग बचता है वो विसर्पा। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार आपर्दन और निक्षेपण शुरू होता है। अब यहाँ क्या है, नदी समतल मैदानी क्षेत्र में जब बहती है तो वो क्या करती है, वो अपना मार्ग बीच बीच में बदल लेती। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील तैयार होती है, जिसे जैसा चाप झील कहते हैं। आगे वाले आकृति में भी हम लोग देखेंगे। तो ये चाप झील कैसा बनता है, ये विसर्प क्या होता है, या इसके अलावा ये आपर्दन और निक्षेपण नदी जब समतल मैदानी क्षेत्र में बहती है तो उस समय नदी अपना कई बार मार्ग ही बदल देती हैं। तो इस तरह की कई सारी भू आकृतियाँ वहाँ तैयार होती है। अब ये बाढ़कृत मैदान एवं अन्य भूमि का भाग क्या है। तो ये बाढ़ कब आती है, जब नदी अपनी, जनरली नदी का जो प्रवाह होता है, ज़्यादा नदी मतलब अधिक ऊंचाई से पानी, तो मतलब तट पर लगकर बहुत ऊंचाई पर पानी जनरली जब नहीं बहती है तो इसका मतलब वो बाढ़ नहीं। लेकिन जब नदी का प्रवाह एकाएक पानी नदी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कई जगह किसी जगह पर बारिश होने के कारण कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। जो तट है, जैसा कि ये नदी का तट है, तो ये तटों के ऊपर पानी बहने लगती है, जिसके कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। मतलब नदी के पानी का जो बहाव और नदी का पानी की ऊंचाई वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे समय पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन यानी बारीक मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का वह निक्षेपण यानी संचय, उसका क्या करती है नदी, संचयन करती है। ऐसे मिट्टियों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अवसाद मतलब क्या है, बालू, कंकड़, मिट्टी। जब नदी ये 3 मार्ग में काम करती है, कार्य करती है, जैसा आपने देखा नदी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, इन 3 मार्ग में। अब ये नदी जो तृतीय मार्ग में जब आती हैं तो यह समतल मैदानी क्षेत्र में होती है। जब नदी पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो नदी काफ़ी ढलान होने के कारण जो पानी या नदी अपने प्रवाह के साथ बड़े बड़े शैलों को, पत्थरों को तोड़कर ले आती है। और जैसा कि समतल मैदानी प्रदेश तक आते आते, जैसा आपने रेत देखा होगा, कंकड़ देखा होगा, है ना, गोलाश में जो पत्थर आपने देखे होंगे, लेकिन समतल मैदानी प्रदेश तक नदी जब तक आकर समुद्र को मिलने के पहले तो ये काफ़ी महीन बालू, कंकड़, मिट्टी
इनको वहीं पर छोड़ देती है, उसको अवसाद हम कहते हैं। और यह समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है, जैसा कि खादर और बांगर प्रकार की मिट्टी जो उत्तर भारत में विशेषतः गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी आपको इसी मिट्टी से ही बनी होती है, जो समतल मैदानी क्षेत्र। जैसा कि नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तो तटबंध तो आपने देखा होगा, नदी का दोनों किनारा भाग और उसके बीच में से नदी बहती है। अभी आप देखिए, आकृति से आप और समझ सकते हैं, यह है बाढ़ का मैदान। इसके अलावा यह तटीय तटबंध, यह तट है नदी का। मतलब जब बाढ़ आती है तो नदी का विस्तार जो है काफ़ी बढ़ जाता है, पानी की ऊंचाई भी बढ़ती है, पानी की गति, पानी का बहाव, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी आप देखिए, नदी ये मोड़दार बहती है। हो सकता है ये पहले नदी ये सीधा बह रही होंगी, लेकिन जब समतल मैदानी प्रदेश में पानी की गति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसे समय पर जहाँ भी नदी को अपना ढलान मिलती है तो नदी वहाँ पर मुड़ती है। जैसा कि हमने भी विसर्प के बारे में भी हमने देखा था। अभी आप देखिए, ये विसर्प है, यह अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया हो गई। अभी यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये चाप झील है। चाप झील को हमने देखा, ये विसर्प, ये तटबंध। तो इस तरह नदी समतल मृदानी प्रदेशों में विभिन्न आकार के ये बाढ़कृत मैदानी क्षेत्र में आकृतियाँ तैयार करती है। अब ये डेल्टा क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे देश में है, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या डेल्टा का मतलब है त्रिभुज प्रदेश, त्रिकोणाकृति प्रदेश बना है। नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह अत्यंत क्षीण अथवा धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिकाएँ बोलते हैं। मतलब इस तरह का, जैसा ये नदी का प्रवाह है, ये नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है, जब समतल मैदानी प्रदेश में आती है तो इस तरह नदी को जहाँ भी मार्ग दिखता है वह बहने लगती है, और इस तरह की जो वितरिकाएँ तैयार करती है धीमी गति के कारण, और वहाँ पर अपने साथ लाया हुआ मलबा में क्या होता है, जैसा कि बालू, कंकड़, महीन मिट्टी, गाद, ये सबको निक्षेपित वही कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपनी मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। थोड़ा हम और आकृति की सहायता से भी देखेंगे। जैसा आप देखिए, यह नदी है, मुख्य नदी है। यह यहाँ पर आपको उसका एक शाखाएँ निकली हैं, यहाँ एक अलग शाखाएँ। इस तरह ये वितरिकाएँ, जहाँ पर नदी अपने प्रवाह के साथ तृतीय मार्ग में संचयन अथवा निक्षेपण का कार्य करती है, नदी क्षीण हो जाती है, और जहाँ नदी को मार्ग दिखता है वहाँ पर ये वितरिकाओं के रूप में बहती है, और ये मुख्य नदी। और इसी तरह अंग्रेजी का जो डेल्टा मतलब त्रिकोणाकृति आकार तैयार करती है, और बाकी जाकर समुद्र को जाकर नदी मिलती है। और जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का प्रदेश गंगा ब्रह्मपुत्र का है। समुद्री तरंगों के कार्य क्या है? समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। अब ये समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण, यहाँ भी अपर्दन होता है और इसका निक्षेपण, अपर्दन यानी टूटना फूटना, जो नदी समुद्र के तरंगों के कारण, और उसका निक्षेपण यानी जमा होना तटीय स्थलाकृति के तटीय क्षेत्र में। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती है। आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे पर जोर जोर से समुद्री तरंगें आकर टकराती है, क्योंकि वहाँ हवा काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती है। समुद्र पर हवा को रोकने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाले ज़्यादातर न पर्वत, न पठार, न पेड़, न पौधे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए समुद्र तटवर्ती इलाकों पर
जो हवा काफ़ी तेज़ रफ्तार से बहती है। अभी इस समुद्र तरंगें लगातार शैलों को टकराती रहती है, जिसके दरार विकसित होते हैं। दरार मतलब उसके बीच में गैप। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी दरारें होती है। इनको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफाएं। हम आगे आकृति में भी देखेंगे। इन गुफाओं को बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसता है, मतलब ऊपर का भाग। बाकी जो है सब नीचे वाला ये भाग ऐसा टूट जाता है, जिसे तटीय मेहराब उसको कहते। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बच जाती हैं। दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। अभी आप देखिए, यह आकृति समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तट के किनारे पर अवसाद जमा करते हैं, उसे पुलिन कहते हैं। जैसा आप देखिए, यह समुद्री गुफा, ये जोर जोर से आकर समुद्र की तरंगे इन पत्थर अथवा शैलों को आकर जोर से टकराती है, जिसके कारण उसका अपर्दन और निक्षेपण होता है। अब यहाँ आप देखिए, ये तटीय मेहराब। अब यहाँ पर यह उसकी शुरुआत थी समुद्री गुफा की। यह तटीय मेहराब बनाया गया। अब ये आर पार, ये जो बड़ा पत्थर है, तो ये बड़े पत्थर को, मतलब उस तरफ भी समुद्र है, इधर भी है, उसके बीच में ये शैल है, पत्थर है बड़ा, तो इसके बीच में से आर पार ये जाता है और उसके बाद ये केवल छत उसका बच जाता है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर यह स्टक बचा हुआ है। तो इस तरह समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित आकृतियाँ तैयार हो जाती है। अभी अगला जो है, हिमनद के कार्य क्या होते हैं। हिमनद यानी बर्फ की नदियाँ। ये अक्सर जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियाँ है, वो हिम नदियाँ है और ये बर्फ की नदियाँ है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। अब ये बड़े बड़े ये हिमनद होते हैं। जब तापमान बढ़ जाता है तब बर्फ़ पिघलने लगता है। ऐसे स्थिति में यह बड़े बड़े हिमनद ये बहने लगते, क्योंकि पर्वतीय पठारी क्षेत्र काफ़ी ढलान वाला होने के कारण ये ये हिमनद जो है वहाँ से निकलते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का खड्डा तैयार करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और कई बार जो ऐसे सुंदर जो झील हमको मिलते हैं। हिमनद द्वारा लाए पदार्थ जैसे बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। यह निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। अभी आप देखिए, ये हिमनद, ये ऊंचे ऊंचे ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यह बर्फ़ गिरता है और ये हिमनद, ये देखिए पत्थर आपको शैल दिखाई दे रहा है, और ये हिमनद जब नीचे बहने लगता है तो अपने प्रवाह के साथ ये जो बगल में या नीचे तलछट का भाग है, उन पत्थरों को भी वह अपरदित करके अपने साथ ले आता है। ये पवन का कार्य है। अभी ये पवन का कार्य अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्र में चलता है। जैसा कि भारत में राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसका नाम है थार का मरुस्थल। रेगिस्तान में जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। अभी रेगिस्तान में क्या होता है, हवा तेज़ रफ्तार से चलती है, क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश नहीं होती, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ अपरदन और निक्षेपण ये दो क्रियाएं चलती हैं रेगिस्तान में, जो बालू कंकड़ है। रेगिस्तान में आप छत्रक आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। अभी एक छत्रक शैल मतलब छतरी के आकार का, जो इस तरह का। अब यहाँ पर पहला हो सकता है ये इस तरह पत्थर या ऐसा पत्थर होगा, लेकिन जब तेज़ रफ्तार से हवाएं चलती है तो हवा अपने साथ बालू कंकड़ मिट्टी को ले आती है। वो वजनदार होता है, इसलिए ज़्यादा इसका ऊपर, हवा का ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं होता। जो नीचे वाला भाग है वो इसको तोड़ देता है
और जिसके कारण जो इसका आकार है वो छाते के आकार जैसा ये बनता है, इसलिए जैसा इसको भूछत्र बोलते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटा जाता है। जैसा क्यों काटा जाता है? तो वह काफ़ी वजनदार बालू कंकड़ मिट्टी को तेज़ रफ्तार के कारण अपने साथ ले आता है और नीचे वाले भाग को काटता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनता है, जिसको हम बालू का टिब्बा कहते हैं। कभी कभी जो है मरुद्यान अथवा ओएसिस भी बनते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर के स्थान पर ले जाते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित यानी जमा हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते जो महीन जो बालू और हल्के होते हैं, और ये काफ़ी वहाँ बड़ा लोएस की मिट्टी वहाँ पर चीन में मिलती है। जैसा कि अभी ये जो अध्याय है, अभी हमारा भाग 1 भाग 2 हम ये दोनों भी पूरे हो चुके हैं। जैसा भाग 2 पर जो आधा भाग जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ है उससे हमने उसका अलग भाग किया था। अब उसके ऊपर हमने कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप अपने नोटबुक में उसको लिख कर लाना है। अपक्षय किसे कहते हैं? जैसा विसर्प से क्या तात्पर्य है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसा होता है? जैसा हमने देखा कि अपरदन और निक्षेपण का कार्य जो समुद्री तल के जोर जोर से आकर वो जो समुद्र तटवर्ती इलाकों पर जो बड़े शैल पत्थर होते हैं उनको टकराते, जिसके कारण समुद्री भूगैष्टक है या गुफाएं तैयार होती है। तो ये पुलिन कैसा बनता है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसा होता है? चाप झील क्या है? तो इस तरह आप अपने नोटबुक में ये पूरा वीडियो देखकर आप क्वेश्चन आंसर करना है। अभी हमारी बदलती पृथ्वी ये अध्याय का दोनों विभाग पूरे हुए हैं। धन्यवाद।